दिल्ली में लाल किले के पास 6:38 पर एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की टाइमिंग आप याद रखना, 6:38। ब्लास्ट करने वाला कौन? उमर। उससे कुछ मिनट पहले यानी 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक ट्वीट करती है। वो ट्वीट में क्या होता है? ट्वीट में लिखा होता है यू कैन रन बट यू कांट हाइड, मतलब तुम भाग सकते हो पर बच नहीं सकते। इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? उसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये वही तस्वीर है जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये पूरा जो आतंकी टेरर मॉड्यूल जो था उसको क्रैक किया। अब इसमें बताया गया कि इन दोनों के बीच जो कनेक्शन था, जिसके बाद उमर एक तरह से एक्टिव हो गया, उसे लगा कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। जल्दबाजी कह लीजिए, घाई गड़बड़ी कह लीजिए, या उसने प्लान करके ब्लास्ट किया। इसी पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्वीट जिसमें उसने बताया फरीदाबाद से जो मुजम्मिल है उसे अरेस्ट किया गया, फिर आदिल के बारे में बताया गया। अब उसे लगा कि मेरा नंबर है, और एक तरह से पुलिस ने उस ट्वीट को जो था वो पिन कर दिया था। मतलब सबसे पहला वही दिख रहा था जिसमें लिखा था यू कैन रन बट यू कांट हाइड। कहीं ना कहीं दीपिका, ये एक पहली वजह बनी कि उमर को सीधा इंफॉर्मेशन मिल रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस से कि भाई तुम बच नहीं सकते, अब तुम कितनी भी भाग दौड़ कर लो, क्योंकि उसे पता था कि हम 3 ही लोग थे, हम 3 लोग बातचीत कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप से, तो पुलिस कभी भी मेरे तक पहुंच सकती है। और बाकायदा 6:10 ये ट्वीट किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस के। बिल्कुल, ये एक तरह से कहें कि एक ऐसे शख्स को आगाह कर देना जो खुद एक ऐसा शख्स है जो अपने साथ इतना विस्फोटक सामग्री लेकर घूम रहा था। पूरा का पूरा मामला यही नजर आ रहा है कि पहले तो वो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने ये ट्वीट देखा, हालांकि जब ये ट्वीट हुआ था 6:10 थे, उसके बाद उसको ये लगा होगा कि हाँ अब वो नहीं बच सकता, क्योंकि सब तरफ ये पता चल गया था, टिप सारी मिल चुकी थी कि अब पुलिस को पता चल चुका है कि वो कहाँ पर हो सकता है और कहाँ पर वो था। उसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता था, लेकिन इसी हड़बड़ी में वो 8 से 9 लोग मारे गए जो दिल्ली में उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक ट्वीट हो सकता है एक फेलियर भी हो सकता है ये एक ड्रॉबैक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि ट्वीट करने की क्या आवश्यकता थी? अगर शायद पुलिस को ये बात पता हो कि पुलिस को वो फॉलो कराए, उसके पेज को फॉलो कराए, तो डायरेक्ट मैसेज देने का तरीका हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि अब आरोपी को लगता है कि अब मैं बच नहीं सकता तो सरेंडर कर देता है या भागने की कोशिश नहीं करता, या जो उसका बड़ा प्लान है वो प्लान से हटकर वो कुछ और कर लेता है जल्दबाजी में। शायद पुलिस के पास ये इनपुट हो, लेकिन बाकायदा जब बड़ी एजेंसीज काम करती हैं, वो किसी भी आतंकी को अगर पकड़ रही तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो तुरंत जल्दबाजी में नहीं देती। इन्फॉर्मेशन अक्सर 2 या 3 दिन बाद आता है, क्योंकि तब तक उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो वर्कआउट कर ले। देखिए पहली गलती कहाँ हुई, जो सहारनपुर से जब आदिल पकड़ाया 7 नवंबर को पहली टिप ऑफ मिली, अब वो जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर आती है, सहारनपुर पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करती है और आदिल को पकड़ लेती है। आदिल ही मुजम्मिल के बारे में बताता है, आदिल ही शाहीन के बारे में बताता है जो मुजम्मिल की बताया जा रहा है गर्लफ्रेंड है, और आदिल ही उमर के बारे में बताता है। इन तीनों के बारे में जो जानकारी थी वो एक शख्स से मिल गई, लेकिन उसके बारे में मीडिया में भी जानकारी आ गई कि आदिल को पकड़ लिया है। वो इन्फॉर्मेशन उमर तक पहुंच गई थी, क्योंकि उमर ने 3 दिन पहले ही अपनी भाभी से बात की थी और अपनी भाभी को कहा था कि मैं घर आ रहा हूँ। उसके बाद से उसने फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन ये जो आदिल है, आदिल के बारे में लिंक कहाँ से मिला? तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो पोस्टर आप देख रहे हो, ये जो पहला पोस्टर है जो कश्मीर में लगाया गया था, और जो जगह है नौगाम, वहाँ लगाया गया था पोस्टर, और पोस्टर जैश ए मोहम्मद जो ग्रुप है, जो टेरर ग्रुप है, उनके तरफ से लगाया गया था। और उसमें लिखा गया था कि जो लोग मदद कर रहे हैं भारतीयों की, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, इस बार छोड़ा जा रहा है। इस तरह के वो पूरी तरह से पुलिस बल और सुरक्षा बल को धमकी देते हुए एक पोस्टर था जिसमें साफ शब्दों में जैश ए मोहम्मद लिखा हुआ था। जैश ए मोहम्मद वही आतंकी संगठन जो ऑपरेशन सिंदूर में जिसके हेडक्वार्टर पे हमला किया गया था, और उसमें जो उसका आका था उसने खुद यही कहा था कि उसके जो चाहने वाले हैं वो भी उसमें मारे गए हैं। तो जैश ए मोहम्मद का वही एक पोस्टर जहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है, और उसके बाद से ये तमाम लोग जो अलग अलग जगहों पर फैले होते हैं, इनको पकड़ा भी जाता है और उनके पास से सामग्री भी बरामद होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा तादाद में 2900 किलो का जो विस्फोटक सामग्री थी वो वहां से बरामद। देखिए हाँ, अब इनपुट कहाँ से मिला? वहां पता चला एक मौलाना है जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, इरफान इमाम, हाँ इमाम इरफान करके उसका जो नाम है, उस मौलाना के बारे में पता चला
पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस उसे ट्रेस करती है, उसे पकड़ती है, उससे इंफॉर्मेशन लेती है। तो पहली इंफॉर्मेशन वहाँ से पता चलता है कि जो ये मेन है, ये छोटा मोटा कोई प्रोपागेंडा नहीं है कि लोगों को बहला फुसला कर अपने पास लाना है। ये तो बड़ा मॉड्यूल था। जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल है वो बड़ा मॉड्यूल था, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहली बार यहाँ से पता चला इस मौलाना से। तो मौलाना ने जब नाम बताया कि आदिल ने ये पोस्टर लगाया था, आदिल का काम है। पुलिस आदिल को ढूंढती है। आदिल अनंतनाग का रहने वाला था और काफ़ी समय वहाँ था, लेकिन वहाँ से वो फरार हो गया था, वो वहाँ नहीं था। पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते पहुँचती है सहारनपुर। जब सहारनपुर पहुँचती है तो सहारनपुर में बाकायदा अच्छा उसने क्लिनिक खोल रखा था किसी के साथ पार्टनरशिप में, और उसी क्लिनिक से वो लोगों पेशेंट्स को देखता था। किसी को ज़रा भी भनक ना लगे। किसको लगेगा किसी ने अच्छा क्लिनिक खोल के रखा है? वो किसको पता है कि आतंकवादी गतिविधियों में ये इन्वॉल्व है। वहाँ से आदिल को, हाँ, प्लान ही एक्चुअली वही था कि आप ऐसे लोगों को टारगेट करें, ऐसे लोगों को इस ग्रुप में जोड़ा जाए जिन पर शक ही ना हो। अब डॉक्टर्स पे आप कैसे शक करेंगे? वो लोग जो मतलब उसमें जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उसी को, इसीलिए उसे कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ऐसे लोग शामिल। बिल्कुल। अब देखिए, आदिल को पकड़ लिया, आदिल से पूछताछ की गई तो आदिल ने मुजम्मिल का नाम बताया। मुजम्मिल के घर रेड हुई तो मुजम्मिल ने बताया कि उसके और 2 घर है, वहाँ उसने जो विस्फोटक सामग्री है वो छुपा कर रखा है। 10 तारीख की जो तारीख है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुजम्मिल के ही परिवार में एक शादी थी। मुजम्मिल की जो बताया जा रहा है गर्लफ्रेंड है शाहीन, वो उस समय तक वहाँ से निकल गई थी फरीदाबाद से। उसके घर से भी AK-47 बताया जा रहा है मिला है। अब इन सब के बीच में उमर कहाँ था? उमर तो फरीदाबाद आ चुका था, और उमर मुजम्मिल के कांटेक्ट में कैसे आया? देखिए, बहुत साल पहले उमर जो था, उमर बड़ा ही होनहार लड़का था। बताया जा रहा है कि वो अपने एरिया का टॉपर था और उसने MBBS के साथ MD भी किया। प्रॉपर श्रीनगर से उसने गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से उसने MD की पढ़ाई की। वहाँ से करके निकला और वहाँ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम भी कर रहा था। फिर वहाँ से उसकी एक शिकायत होती है, शिकायत होने के बाद वहाँ से उसकी नौकरी चली जाती है उमर की। उमर कांटेक्ट में आता है मुजम्मिल के। मुजम्मिल बोलता है कि तुम आ जाओ फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज है, अल फलाह मेडिकल कॉलेज, वहाँ मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा, तुम एज ए फैकल्टी वहाँ आ सकते हो पढ़ाने के लिए। मुजम्मिल वहाँ पहले से ही पढ़ा रहा था और मुजम्मिल रहने वाला कहाँ का था? पुलवामा। देखिए, पूरा कश्मीर कनेक्शन है। ये मुजम्मिल भी रहने वाला पुलवामा का है, लेकिन ये NCR में आ गया और पहचान छुपा कर रह रहा था। किसी को पता नहीं था कि पुलवामा से है। एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँ, क्योंकि आप अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो मुजम्मिल ने पहले इस उमर को भी बुलाया। मुजम्मिल ने अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड दावा किया जा रहा है शाहीन को भी उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था मुजम्मिल के द्वारा। उसने कहा था कि वो एज अ फैकल्टी उसे ज्वाइन करेगी। और शाहीन, अब जो उसका टाइटल है वो सिर्फ शाहीन नहीं है बल्कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग कमांडर के तौर पर है और पूरी आतंकवादी गतिविधि को ये अंजाम देती है। और ये बताया जा रहा है कि 2015 में जब शाहीन का तलाक हुआ था अपने पति से, इसका पति भी डॉक्टर था, एक आई डॉक्टर था, उससे तलाक होने के बाद ये मुजम्मिल के कांटेक्ट में आती है और मुजम्मिल डायरेक्टली इसको उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पहुँचाता है और वहाँ से फिर ये लोग इन तमाम चीज़ों के संपर्क में आते हैं और उसके बाद से परिवार से भी दूरियां हो जाती हैं, तलाक ऑलरेडी हो चुका है। फिर ये जो आतंकवादी संगठन है ये अपना काम करता है, जो अब दिल्ली में उस तमाम हमले को अंजाम दिया गया है। तो इस महिला का भी उसी तरीके से इसे रिक्रूट किया गया है और इसी रिक्रूट करने वाला कोई और नहीं, इसमें नाम शामिल है उस इमाम इरफान का। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वही शख्स है जो एक मस्जिद में मौलाना भी है और ये एक फर्स्ट एड भी लोगों को देता है। तो सोचिए, इसमें ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों को रिक्रूट करता है, ऐसे लोगों को ये लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है और उसके बाद से इसका टारगेट सिर्फ ये होता है कि किसी तरह से ये पढ़े लिखे लोगों को पकड़ ले। उसमें डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं और हमने इस पूरे मॉड्यूल में यही देखा कि तमाम लोग इसमें पढ़े लिखे ही थे। बिल्कुल, सब पढ़े लिखे थे। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि डॉक्टर्स जो हैं वो आतंकी संगठन को ज्वाइन कर लिया उन्होंने और आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। आपको अल-जवाहिरी का नाम आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है। वो खुद अलकायदा का प्रमुख है और वो पेशे से डॉक्टर है। फिर आपको याद होगा जब ताज होटल पर अटैक हुआ था तो उस समय एक तवुर हुसैन राना, जिसको भारत लाया गया है, वो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 2008 में जो मुंबई का बम ब्लास्ट हुआ था वो भी पेशे से डॉक्टर है और वो भी लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा था। फिर उसके बाद अब्दुल रहमान, जो कि बेंगलोर से एक डॉक्टर है, उसको पुलिस ने पकड़ा था और NIA की टीम ने पकड़ा था। चला था उस समय पे कि उसका ISIS से कनेक्शन है। तो ऐसे काफ़ी डॉक्टर्स थे जो पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इनका प्लान कुछ बड़ा था।
इनका प्लान कुछ बड़ा था। अगर वो आपको क्या लगता है कि उस ट्वीट से तमाम मामला बिगड़ा है? हाँ, उस ट्वीट से, और जो मीडिया में जो खबर आ गई इन तीनों की, जो मुजम्मिल की खबर आ गई, आदिल की खबर आ गई, इन सब की जो खबर आ गई, इसके बाद वो कहीं ना कहीं उमर तो हाँ पैनिक सिचुएशन में आ गया था उमर। और जो ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि उमर ने ये सोचा कि पुलिस कभी भी मुझ तक पहुंच जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं या तो कहीं ब्लास्ट कर देता हूँ या जल्दबाजी में उससे ब्लास्ट हो गया। दोनों चीज़ें हैं, जल्दबाजी में उससे ब्लास्ट हो गया या वो ब्लास्ट करने की कहीं और कोशिश कर रहा था। लेकिन जो ये पूरा जो प्लान लग रहा है, जिस तरह से इनके पास से जो सामग्री बरामद हुई है जो मुजम्मिल के घर से, वो देखिए उसकी टाइमर है और बाकी जो उपकरण है जो यूज़ होते हैं, हाँ, है, पिस्टल है, गन्स है, विस्फोटक सामग्री है, 2900 किलो का आरडीएक्स कुछ बताया जा रहा है जो बरामद हुआ है। यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये इतना बड़ा विस्फोट कर सकती थी कि इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होने के चांसेस थे, लेकिन उसको राइट टाइम पर डिटेक्ट कर लेना, उसे जब्त कर लेना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए। अच्छा, ये फरीदाबाद, देखिए फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल हम बता रहे हैं और उसके बाद हम बता रहे हैं कश्मीरी नेटवर्क। तो ये जितने भी लोग हैं, जितने लोगों का अब तक नाम सामने आए, सब कश्मीर से हैं। ये लोग बस गए थे आकर एनसीआर में, क्योंकि अगर कश्मीर में कुछ भी एक्टिविटी करते तो वहाँ की तो इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पुलिस भी बहुत स्ट्रांग है, हर घर में एक्टिविटी वहाँ। देखिए लोग कम हैं और उन पर निगरानी रखना आसान है, तो इसीलिए वहाँ पर रहकर चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ छुप कर काम करना, और पेशे से आप डॉक्टर हो तो किसी को भी शक नहीं होता आप पर। और ये टेलीग्राम ग्रुप में ये बाकायदा एनक्रिप्टेड मैसेज यूज़ कर बात कर रहे थे, तो किसी को भी शक नहीं था। अगर वो पोस्टर जो हमने शुरुआत में आपको दिखा, अगर वो पोस्टर पहले पुलिस के नज़र में नहीं आता, उस पोस्टर के बारे में पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट नहीं करती तो इन तक पहुँच नहीं पाती। ये जो हुआ भी है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारी एजेंसीज़ की नाकामी है, नहीं, लेकिन हमारी एजेंसीज़ ने अच्छा काम किया। उमर तक पहुंचने से पहले ही उमर ने ब्लास्ट कर लिया। एक तरह से बड़ा ब्लास्ट रोका भी गया, मुजम्मिल को पकड़ा गया, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए उनकी काबिल तारीफ़ है। उसके बाद जो है उमर तक पुलिस थोड़ा लेट हो गई, और मुझे लगता है दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको ट्रेस करने में काफ़ी समय लग गया। और मुझे लगता है अगर मिलकर शायद ये काम करते, एनआईए और बाकी एजेंसीज़ को पता होता, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें अच्छा होता और ये उमर भी समय से पहले ही पकड़ा जाता। लेकिन मॉर्निंग में खबर आई, शाम तक उमर को लगा कि वो नहीं बच सकता, क्योंकि उसे पुलिस ढूंढ रही है और हर जगह की एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो पुलिस भी मान के चल रहे हैं, एजेंसीज भी मान के चल रही, कि शायद यही कारण होगा, वो ट्वीट, मीडिया में वो रिपोर्ट्स, और तीसरी चीज़ कि उसे लगा कि अब वो बच नहीं सकता, तो इसलिए उसने ये कदम उठाया। अब इनके ग्रुप में और कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग एक्टिव हैं, अब ये एजेंसीज का काम है। और आज ही मैंने देखा बहुत सारे पोस्ट थे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज भी ट्वीट किया कि हर जगह रेड कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, बहुत सारे घरों में जाकर छानबीन कर रही है, तो बहुत ही एक्टिवली वर्क कर रही है। एक्टिवली वर्क किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी की जा रही है। जो नाम, जितने भी जो 4 डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं, उनके परिवार वालों के घर पर भी छापेमारी की जा रही है, उनके जो दोस्त हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इमाम इरफान, ये जो सबसे बड़ा नाम है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है रिक्रूट करने के लिए उन डॉक्टर्स को, इसके घर पे भी छापेमारी की गई। जो शाहीन है, जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी बताई जा रही है, पूर्व में गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसके परिवार पर भी पुलिस पहुंचती है, वहाँ पर भी पूछताछ की जाती है। पिता का कहना है हमें यकीन नहीं है कि हमारी बेटी ऐसी हो सकती है, टॉपर रही, MBBS किया, MD किया, UPPSC में चयन होने के बाद प्रवक्ता बनी कॉलेज की, फिर उसके बाद अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि इसे रिक्रूट किया गया होगा इसी गतिविधियों के लिए। ये जो शाहीन है, इसकी मतलब इसकी जो हिस्ट्री देखा जाए, और दोनों की, इसके भी पिता जो उमर है, उमर के भी पिता टीचर हैं और परिवार गरीब परिवार था। मम्मी ने बड़ी मेहनत की इनके पीछे, इन्हें पढ़ाने लिखाने में सब कुछ में खर्चा उठाया इनका। फिर जो ये प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें भी परिवार वालों ने बड़ा योगदान था उनका। जब परिवार का बैकग्राउंड इतना अच्छा था, फिर अचानक से इन्हें एक मौलवी मिलता है और मौलवी इन्हें इतनी आसानी से बहका देता है। मौलवी उल्टा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वही तो पूरा प्रोपेगेंडा है कि एक शख्स किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा है पढ़े लिखे लोगों का। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए कि आखिर ये डॉक्टर्स ही क्यों निशाना बनाए गए, इन डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किस तरीके से इन लोगों ने किया, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इनके साथ
कुछ गलत भी नहीं हुआ। ये जितने लोग हैं, उमर है, शाहीन है, इन बाकायदा इन्होंने अच्छा नंबर लाया, इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करके निकले, इनको सरकारी नौकरी मिली। कि ऐसा नहीं है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, वो गलत होने के बाद ये कि ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, कि इनके साथ इन्हें इनके हक मारे गए हैं या कुछ ऐसा हुआ है। टॉप करना, सरकारी कॉलेजेस मिलना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन उपलब्धि इन्होंने हासिल क्या की कि ये एक आतंकवादी बन जाते हैं, जैश ए मोहम्मद की महिला ये विंग कमांडर बन जाती है, मुजम्मिल जिसके पास से विस्फोटक सामान मिलता है, उमर जो उस हमले में उस मारा जाता है जहाँ पर वो गाड़ी में विस्फोटक सामग्री लेकर बैठा हुआ होता है। फरीदाबाद से उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो अपने आप में जो कहानी है, हालांकि पुलिस और एटीएस लगातार ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करना, इनको अरेस्ट करना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। लेकिन इतनी जल्दी से ये नाम सामने आना, ये भी एक बड़ी बात है कि ये चाहे महिला हो जो लखनऊ की बताई जा रही है, फरीदाबाद से लोग पकड़े जा रहे हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ से बॉम्ब डिटेन किए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि इस वक्त इतनी जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उमर की बस बात करें तो उमर ने तो जल्दबाजी में जो भी उसने डिसीजन लिया, उसके बाद उसने ये पूरा अटैक जो प्लान किया था। अब आने वाले समय में देखना होगा कि उमर के साथ और कितने लोग जुड़े थे, क्या ये नेक्सस बड़ा था या ये स्लीपर सेल्स थे, इनके आगे और इनके आका बैठे थे जो इन्हें ऊपर से बैठे बैठे इन्हें ऑर्डर दे रहे थे। इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन आएगी, ऐसे नहीं हवाई बातें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आएगी हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक ला कर देंगे। और क्राइम तक के साथ बने रहिएगा। हर डिटेल, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली से लेकर हर रिपोर्ट आपको सिर्फ क्राइम तक पर मिलेगी, पल पल की रिपोर्ट मिलेगी। और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके बताइएगा आपको किस बारे में जानना है, किस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है। अगर हम कोई खबर छोड़ रहे हैं, बहुत सारी हमने अभी तक हमने उन पर बात नहीं कर पाए, जो फैमिलीज़ हैं जिनके परिवार वालों ने अपनों को खो दिया है, हम उन पर भी बात करेंगे और इस तरह की स्टोरीज आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।